दिल्ली में भाजपा कितनी सीटें लाने वाली है? बीजेपी अगर ऐसा कह रही है कि राहुल गांधी ने धक्का मारा है तो संसद के सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिए। मनीष सिसोदिया थे और वो इतना घबराहट में थे, इतनी टेंशन में थे। अभी चाहे ओझा को उतार दे चाहे बोझा को उतारे, स्थिति इनकी बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि दिल्ली की जनता इनको समझ चुकी है। अन्ना जी को धोखा देके उनका पूरा आंदोलन हाईजैक करके अगर सबसे ज्यादा लाभ किसी को हुआ तो केजरीवाल को ही हुआ। 2-2 साल तक आपको जमानत नहीं मिली। सत्येंद्र जैन की हालत ये थी, 2.5 साल तक वो अंदर रहे। 10 साल के अंदर जब मोदी जी ने पूरा देश बदल दिया है तो निश्चित रूप से 5 साल में अगर सरकार आएगी तो डबल इंजन की सरकार, दिल्ली की सरकार और भाजपा केंद्र की सरकार मिलकर 5 साल में इसका कायाकल्प कर देगी। नमस्कार, नमन शर्मा नाम है हमारा। आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। फरवरी 2025 में चुनाव है और इस बीच यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि कौन सी सीट पर कौन उतरेगा। और हमारे साथ हैं धीरज जोशी जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं मयूर विहार के 2 बार, पूर्व जिला महामंत्री रहे हैं, मंडल अध्यक्ष रहे हैं। और साथ ही ज़रूरी बात यह है कि इस पूरे इलाके में अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रमुख चेहरा अगर उठ सकता है तो वो हैं धीरज जोशी, जिनका 18 साल का टीचिंग में एक्सपीरियंस भी है। ज़रा इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि इनके क्या विचार हैं आगामी चुनाव के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत युवा के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, धन्यवाद। और सवाल यहाँ पर यह है कि आपसे ही शुरुआत करते हैं थोड़ी सी। आप राजनीति में कैसे आए? आप 18 साल आपने पढ़ाया है, आप राजनीति में कैसे एंट्री हुई आपकी? मैं संघ का आरएसएस का समसेवक था जी। और वहीं से टीचिंग में चले गए। 18 साल विद्यालय में पढ़ाया, मैं पीजीटी रहा। मैंने वहीं पूरी अपनी एजुकेशन ली और उसके बाद वहीं संघ के माध्यम से मैं भाजपा में आ गया था। उसके बाद अनेकों जिम्मेदारी पर रहा और आज आपके सामने है। जी, जैसा कि हम मयूर विहार में देख रहे हैं कि आप एक प्रमुख नेता के रूप में उभरते हुए नजर आए हैं। इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आपके खिलाफ यहाँ अवध ओझा एक चेहरा सामने आ रहा है और कांग्रेस की तरफ से अनिल चौधरी। इन दोनों उम्मीदवारों को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, इन दोनों पार्टियों से कोई सा चेहरा आ जाए, इससे पहले वहाँ पे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे और वो इतना घबराहट में थे, इतनी टेंशन में थे और इतनी अफरा तफरी में थे कि वो अपनी सीट छोड़ के, चूँकि वो 2 बार वहाँ से विधायक रहे, वो सीट छोड़ के ऐसी सीट पे शिफ्ट होकर जंगपुरा में, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आती है, निजामुद्दीन का पूरा क्षेत्र उसी में आता है जी। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की स्थिति कितनी खराब है। अभी चाहे ओझा को उतार दे चाहे बोझा को उतारे, स्थिति इनकी बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि दिल्ली की जनता इनको समझ चुकी है। जी, इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के ऊपर कई बार बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो कई सारे आरोप लगे हैं, चाहे यमुना को लेकर हो, चाहे प्रदूषण को लेकर हो, चाहे अब डीटीसी की बस को लेकर हो। इन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें आप दीजिए। देखिए, केजरीवाल जी जब आए थे जी, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को लगता था कि एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो इस दिल्ली के लिए कुछ करेगा, क्योंकि इन्होंने अन्ना साहब को धोखा दिया। अन्ना जी को धोखा देके उनका पूरा आंदोलन हाईजैक करके अगर सबसे ज़्यादा लाभ किसी को हुआ तो केजरीवाल को ही हुआ। और आज वही अन्ना इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। आप बात समझिए, इनका उद्भव जहाँ से है, वो व्यक्ति आज जो इनको गुरु मानते थे, वो व्यक्ति आज इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। और इन्होंने 12 साल के अंदर दिल्ली की जनता को ठगने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। और आप उसमें चाहे अनेकों मुद्दे हैं, मैं अगर मुद्दे पर जाऊंगा तो 2 दिन भी लग जाएंगे तो भी खत्म नहीं होंगे इनके मुद्दे। चाहे वो डीटीसी बस का मुद्दा हो, चाहे वो यमुना नदी का मुद्दा हो, चाहे वो विज्ञापन का मुद्दा हो, इन्होंने भ्रष्टाचार से सारे घोटाले इनमें किए, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो। अब आप देखिए, कहते थे हम मकान नहीं लेंगे, इन्होंने शीश महल बना लिया और इनके सब लोगों ने बंगले लिए। हम गाड़ी नहीं लेंगे, इन्होंने गाड़ी ले ली। इन्होंने इसमें कसम खाई थी, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ये ऑन मीडिया रिकॉर्ड है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं गाड़ी घोड़ा मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। इन्होंने बच्चों की कसम को तोड़ते हुए सारे काम किए और उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं हर समय एक मुनादी कराते थे कि हम पब्लिक से पूछ के कुछ काम करेंगे, हम पब्लिक से पूछ के कुछ करेंगे, और ये सब करते भी थे। लेकिन आज क्यों नहीं पूछे पब्लिक से? आप जब आपने शराब का ये पूरा का पूरा इस दिल्ली को शराब के नशे में झोंक दिया, तब आपने क्यों नहीं पूछा कि हम शराब पे इतना बड़ा वो लाने वाले हैं? और उस बिल के ऊपर इन्होंने सारे लोग इनके जेल चले गए। क्यों? आपको कोर्ट से बेल क्यों नहीं मिली? एक व्यक्ति आपका 2 साल से अंदर है, एक व्यक्ति 1.5 साल से अंदर है, एक व्यक्ति 1 साल से अंदर है, 6-6, 8-8 महीने 2-2 साल तक आपको जमानत नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं
कोर्ट ने भी ये माना कि ये पूरी तरह से एक पूरा प्री प्लान करके एक पूरा षड्यंत्र किया था, जिसमें ये लोग फंसते चले गए और इनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर इन्हें फंसाया और ऐसे केस में फंसाया कि ये बाहर ना निकल सके। आप ये बताइए, मैं कुछ गलती करूंगा तो उसमें बीजेपी क्या कर लेगी या दूसरी पार्टी क्या कर लेगी? अगर मैंने गलती आज कहना नहीं चाहिए, आज हमारे प्रधानमंत्री या हमारे कोई सीएम है, कोई बड़ा नेता है, अगर गलती करेगा तो बच जाएगा क्या? कानून की नज़र में सब बराबर है। आपने गलती करी, आपको कौन पता? अगर आप अन्ना हजारे जी थे, दूसरी पार्टी ने लोगों ने पूरी कोशिश करी लेकिन अन्ना हजारे जी को कुछ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियां करी थी और ये फंसते चले गए। अगर आप बिल्कुल दूध के धुले हुए थे तो आपको कोर्ट से क्यों नहीं वो मिल गई जमानत तुरंत? 2 साल तक आपको जमानत नहीं मिली। सत्येंद्र जैन की हालत ये थी, 2.5 साल तक वो अंदर रहे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने दिल्ली को, इनका आपने वाक्य पढ़ा होगा, मैं दिल्ली का मालिक हूँ। ये दिल्ली का जो मालिक इस तरह से पूरे अहंकार के साथ बोल रहा है व्यक्ति, कहीं ना कहीं उसने दिल्ली को समझ लिया कि ये दिल्ली को स्लम बना दिया और पूरा दिल्ली को लूटने का, खसोटने का काम, ठगने का काम इन लोगों ने किया। एक और सवाल यहाँ पर ये है कि बीजेपी जो है वो सरकार नहीं बना पाई है। लोग कह रहे हैं कि कमज़ोर है, वोट काट लेंगी बीजेपी, लेकिन पिछली बार भी आम आदमी पार्टी एक अच्छी जीत लेके आई। इस बार क्या बदलाव होगा बीजेपी के अंदर और दिल्ली की जनता को कैसे भरोसा जीतने वाली है बीजेपी? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत कमज़ोर हुई है और भाजपा का जो वोट प्रतिशत है वो 1%, 2% बढ़ा ही है दिल्ली में। अगर आप सारे डाटा एनालिसिस करेंगे तो हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत बिल्कुल खत्म हो गया और ये पूरा का पूरा कांग्रेस का वोट बैंक इनकी तरफ खिसक गया, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। जो कांग्रेस का वोट बैंक था उधर चला गया और कहीं ना कहीं ये नए थे, लोगों को लगा कि अन्ना जी के आंदोलन से निकलना है, कुछ दिल्ली में करेंगे, कुछ राजनीति में कुछ नया भूचाल लाने वाले हैं। लेकिन आज 12 साल बाद दिल्ली की जनता को पता लग गया, चाहे वो यमुना के ऊपर इन्होंने जमा के पैसा लिया, केंद्र सरकार ने पैसा दिया, वो सारा खा गए। दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर पैसा लिया, उसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। इन्होंने विज्ञापन के ऊपर जो सरकार से पैसा मिलता था उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया है। शराब वाले मामले में घोटाला किया। शीश महल तो आपके सामने ही है, मतलब आप सोचिए 10-10 करोड़ के पर्दे वहाँ लगाए जा रहे हैं, ऐसे टॉयलेट पोर्ट लगाए जा रहे हैं जिसमें मतलब गोल्ड की पूरी परत चढ़ी हुई है और उसमें कहते हैं कि 12-12 करोड़ के टॉयलेट के पोर्ट आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी दिल्ली को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है और अब ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है, ये व्यक्ति ठगने का काम करता है। और आप बताइए, अब ये फिर से कह रहे हैं कि हम दिल्ली में सरकार बनेगी तीसरी बार तो हम 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, 2000 रुपये बुजुर्गों को देंगे, हम बुजुर्गों के लिए इलाज फ्री करेंगे। अरे ये बात तो तुम 12 साल पहले से कह रहे हो, क्यों नहीं करा आपने अब तक? इन्होंने कहा था हम कूड़े का पहाड़ खत्म करेंगे, आज कूड़े के पहाड़ की स्थिति वही है। इन्होंने कहा था हम यमुना को साफ कर देंगे, आज 12 साल बाद भी वही कह रहे हैं यमुना साफ करेंगे। तो कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं। दिल्ली की आम जनता समझ चुकी है कि ये पूरी की पूरी पार्टी झूठे लोगों की, ठगने वाले लोगों की पार्टी है। आप ये बताइए, अगर ये सच्चे थे, इन्होंने अपने 22-24 टिकट क्यों काटे? जितने भी 22-23 टिकट कटे सारे भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इनके आधे से ज़्यादा जितने भी मंत्री थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, सबकी सीटें बदल दी। खुद मनीष सिसोदिया जो कहते थे मैं शिक्षा सुधार का जनक हूं, अरे आप शिक्षा सुधार के जनक थे तो डंपुरा क्यों भागे जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है? लड़ो ना आप आगे पटपटन से। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को पता लग गया है कि दिल्ली की जनता को ये समझ में आ चुका है कि ये सब लोग महा करप्ट, महा झूठे और महा बेईमान लोग हैं। सर, क्योंकि आपने यहाँ पर यमुना का जिक्र किया, प्रदूषण का जिक्र किया, कूड़े के पहाड़ का जिक्र किया, अगर भाजपा दिल्ली में आती है, भाजपा कितने समय में आपको लगता है कि कूड़े के पहाड़ और यमुना जैसे मुद्दे को कितनी जल्दी सॉल्व कर पाएगी? देखिए, आप इस बात को ऐसे समझिए, मोदी जी 2014 में मोदी जी ने शपथ ली जी, और ये 24 चल रहा है। 10 साल के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत की क्या दिशा दशा उन्होंने चेंज करी है। आप देखिए मेट्रो का जाल, आप देखिए हाईवेज का जाल, आप देखिए धारा 370, जिसको ये कहते थे हटेगी नहीं, वहाँ तो कत्लेआम हो जाएगा, वहाँ तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। फारूक अब्दुल्ला का बयान देखिए, लेकिन आज देख लीजिए, आज यही राहुल गांधी वहाँ जाके तिरंगा फहरा रहा है, जब जो अपने कार्यकाल में कभी नहीं गया। आप राम मंदिर को उठा के देखिए, इतने लंबे समय से, अरे ये देश हिंदुओं का है, यहाँ पर हिंदुत्व के लोग रहते हैं यहाँ पे, और आप उनके मंदिरों का आज स्थिति है कि वो मंदिर भी नहीं खोल पा रहे अपने। आप संभल का देखिए, संभल का नया प्रकरण आया, 50 साल जब मंदिर बंद पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं 10 साल के अंदर जब मोदी जी ने पूरा देश बदल दिया है, तो निश्चित रूप से 5 साल में अगर सरकार आएगी तो डबल इंजन की सरकार
दिल्ली की सरकार और भाजपा केंद्र की सरकार मिलके 5 साल में इसका कायाकल्प कर देगी दिल्ली का। जी, अभी हाल ही में एक और बयान आया अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, जहां उन्होंने कहा कि अगर ये भाजपा आती है तो क्या ये लोग फ्री बिजली, फ्री पानी दे पाएंगे? इस पर आपका क्या विचार है? मैं एक बात कहता हूँ, हमारे मोदी जी भी, हमारे नेतृत्व भी यही बात कहते हैं कि भाई व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबी बनाएं, उसको इतना अपने पैरों पे खड़ा कर दे कि वो स्वयं में अपने आप में अपने एक बिजनेसमैन बन जाए, एक अच्छा उद्यमी बन जाए। आप फ्री दे के करना क्या चाहते हो? आपने क्या राजनीति शुरू करी है? और मजे की बात यह है कि ये फ्री करते, अगर आपने 12 साल दिल्ली में काम किया था तो अब फ्री क्यों दे रहे हो? आपने अपने कामों के दम पे आते ना आप लड़ने के लिए कि यार हमने इतना काम किया है, आप हमें वोट दिए, भाजपा को वोट नहीं दीजिए। लेकिन स्थिति दूसरी है, आज भी कह रहे हैं 1000 रुपये फ्री देंगे, आज भी कह रहे हैं हम 2000 फ्री देंगे। ये फ्री की राजनीति कर करके इनका जो मामला चलना था वो छू मंतर एक बार चल गया, बार बार नहीं चलेगा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब इनको दिल्ली की जनता सबक सिखाने वाली है, इसीलिए हताशा में है, इसलिए सीटें चेंज हो रही है, इसलिए इनके एमएलए के टिकट काटे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा से ये कहती नजर आई है कि हमने स्वास्थ्य में और शिक्षा में काम किया है, और कई सारे नेताओं को उन्होंने चैलेंज किया ये कहकर कि स्वास्थ्य में हमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया, हमने शिक्षा में बहुत इम्प्रूवमेंट किया, दिल्ली के सरकारी जो स्कूल हैं उनमें बहुत काम किया। अब क्या आपको लगता है कि काम हुआ है? देखिए, अगर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया होता, जो डिप्टी सीएम इनके सिसोदिया जी हैं, जो शिक्षा मंत्री भी थे, अगर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था और वो कहते थे कि मैंने पटपड़गंज को एक रोल मॉडल बनाया है शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ पर ऐसे स्कूल बनाए मैंने जो पूरा वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आके विजिट करते हैं, तो भाई तुम इतने अच्छे शिक्षाविद थे, शिक्षा मंत्री थे, तो आपने अपनी सीट क्यों छोड़ दी? शिक्षा के अंदर आज के डेट में दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर अगर घोटाला निकलेगा, इन्होंने क्या किया, कमरे के अंदर थोड़ा सा वाइट वॉश कराया, थोड़ा सा उसकी मरम्मत करी और दिखा दिया 2 कमरे नए बनाए, उन 2 कमरों के नाम पे पूरे कमरे का बिल बना दिया, और जो काम 10,000 में होता है उसे 10 लाख दिखा के 10 करोड़ दिखा के इन्होंने पैसा हजम कराया। और ये पूरा का पूरा एक परवेश वर्मा जी ने इसको एक्सपोज भी किया था। तो ये लोग झूठ बोलते हैं। रही स्वास्थ्य की बात, आज मोदी जी को आपको ध्यान होगा, केंद्र ने योजना हमारी शुरू करी थी, आयुष्मान योजना। वो आयुष्मान योजना पूरे भारत में है, सिर्फ दिल्ली में नहीं है। उसके अंदर एक गरीब आदमी को, एक मध्यम वर्गीय परिवार को तुरंत 5 लाख रुपए का मेडिकल एड मिलता है। वो 5 लाख का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में जाके करा सकता है। लेकिन इस व्यक्ति ने सिर्फ मोदी जी की योजना ना लॉन्च हो जाए, केंद्र की योजना ना लॉन्च हो जाए, हमें कोई पूछेगा नहीं, इसलिए वो 5 लाख का वो जो मेडिकल एड मिलता है वो आज तक वो योजना लॉन्च नहीं हुई है। और 5 लाख की योजना अगर लॉन्च हो जाती तो गरीब का भला होता, मध्यम वर्गीय का भला होता। तो स्वास्थ्य में क्या काम किया है? आप अभी यहाँ चले जाओ लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में, आप अभी इसमें चले जाओ गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में, आप हालत देखिए, 3-3 दिन तक नंबर नहीं आ रहा है वहाँ पर। मैं आपसे अगर आप कभी कहेंगे तो मैं आपको तुरंत तत्काल कभी लेके चलूंगा, सरप्राइज भी जमा करिए। हालत देखिए हॉस्पिटल में क्या है, हॉस्पिटल ही नहीं है, एक डॉक्टर पे 500-500 मरीज है। तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आज आप स्कूल चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ पटपड़गंज वाले स्कूल में, विनोदनगर वाले स्कूल में, मंडावली वाले स्कूल के अंदर बच्चे 3 में पढ़ रहे हैं, बच्चे बाहर शेड में पढ़ रहे हैं। एक क्लास के अंदर 80-80 बच्चे बैठ रहे हैं, जबकि उसके बच्चों की संख्या 40 से 35 होनी चाहिए। तो ऐसी अनेकों बातें हैं। और आप कभी भी कहेंगे हाथ कंगन को आरसी क्या, आप कभी चलिए वहाँ जाके स्थिति देखिए कि स्कूलों में क्या है और हॉस्पिटल के अंदर क्या स्थिति है। तो इन्होंने सब झूठ बोला है, ठगा है। आप बताओ ना, इन्होंने ये कहा कूड़े का पाल हम खत्म कर देंगे, हम कोई बाहर की विदेशी टेक्निक लाएंगे, ये कर देंगे। एमसीडी में भी यही आ गए, मेयर भी इनका है, क्यों नहीं कूड़े का पाल खत्म हुआ। इन्होंने कहा हम यमुना को बिल्कुल साफ कर देंगे, इन्होंने 12 में कहा, 10 में कहा, अब 14 में भी, सॉरी 22 में कहा, 20 में कहा, अब 24 में ये कह रहे हैं हम कूड़े का पाल ठीक कर देंगे। तो मेरा कहना शर्मा जी, इनका झूठ बोलने के अलावा, लोगों को ठगने के अलावा कोई काम नहीं था। लेकिन शराब वाले मैटर पे तो दिल्ली की जनता, और शीश महल वाले मैटर पे, 2 मैटरों पे तो दिल्ली की जनता को बिल्कुल एक्सपोज हो गए कि दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि ये लोग कैसे हैं। क्या कहते थे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम मकान नहीं लेंगे, और अब ये क्या कर रहे हैं। मतलब सारे नियमों के खिलाफ जाके, सारे नियमों को ताक पे रख के इन्होंने एक ऐसा चीफ बना दिया जिसमें पीडब्ल्यूडी के पैसा लगा हुआ है, और उसमें सारी हेराफेरी करी हुई पीडब्ल्यूडी के, उसमें सारे बिलों में सारे पर्दे, सोफे, ये कहाँ से आ रहे? 10-10 करोड़ के सोफे पर्दे। आम आदमी, जिस पार्टी का नाम ही आम आदमी था, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू था, इन्होंने तो पब्लिक की जेबों में झाड़ू मारने का काम किया। तो शर्मा जी कहीं ना कहीं एक्सपोज हुए हैं, इसलिए बहुत परेशानी में है, बहुत उसमें चल रहे हैं, तभी भागम भाग इनकी चल रही है। और वो कहते हैं ना, जब स्थिति खराब होती है तभी ये सीटें बदल हैं, तभी इनके विधायक टिकट कट रहे हैं इनके। पटपड़गंज से इस समय आपके सामने ये कहें कि अवध ओझा खड़े हैं,
और बहुत प्रसिद्ध हैं वो। तो क्योंकि आप जनता के बीच जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है अवध ओझा कितने वोट ले सकते हैं? क्या जनता उनको पसंद करेगी? देखिए, ओझा साहब एक तो यहाँ के रहने वाले ही नहीं जी। है, मुझे लगता है पता नहीं कहाँ बाहर से आए हैं। दूसरी बात, सिसोदिया जी को सीट छोड़नी थी तो मरता क्या ना करता, तो इनको एक नाम देना था, उन्हें ओझा का नाम दे दिया। अब ओझा जी की स्थिति ये है कि उन्हें ना ए पता, ना बी पता, ना सी पता। कल तक वो केजरीवाल जी को अपने चैनलों पे धो रहे थे, मनीष सिसोदिया को अपने चैनलों पे धो रहे थे कि एक शराब का माफिया आया, एक शिक्षा जगत के बिल्लू बनाने वाला सिसोदिया जी आया। आज वो उस पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो इनकी भी हालत वही है। जिस झूठ के पुलिंदे पे, जिस गंदगी पे ये लोग चलते थे, वो कहीं ना कहीं उनकी, अब जिसको तुम अपने यूट्यूब चैनलों पे ऐसा बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो और आप दिखा रहे हो, आप उसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, आपकी स्थिति कैसी है फिर? तो कहीं ना कहीं वो एक उत्तराखंडी सीट है, पटपड़गंज हमारी एक उत्तराखंड सीट है, और वहाँ पर उत्तराखंडी व्यक्ति को टिकट पार्टी देगी, हमारा शीर्ष नेता देगा, तो निश्चित रूप से हम अच्छे मार्जिन से हमारी जीत होगी। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जब अवध ओझा ज्वाइन हुए थे आम आदमी पार्टी में, तो कुछ वीडियो वायरल हुए थे जहां वो मोदी जी की तारीफ करते हुए नजर आए थे और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ उनके बयान थे, जिसको सोशल मीडिया पे ज़ोर शोर से वायरल किया गया और जिसकी वजह से वो कई बार ट्रोल भी हुए थे। सर, अब आगे एक सवाल है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, जहां कुछ दिन पहले ये कहा गया कि राहुल गांधी ने 2 सांसदों के साथ धक्का मुक्की करी, और यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी ने एक वीडियो डाला जिसको कुछ लोगों ने फैक्ट चेक करते हुए कहा कि उन्होंने आधी वीडियो डाली, जहाँ उन्होंने कहा हाँ किया है। लेकिन वहाँ पत्रकार ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या खड़गे जी को भी चोट लगी है, तो उन्होंने बोला हाँ लगा है, लेकिन धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। तो लोगों ने ये कहा कि अनुराग ठाकुर जी ने वीडियो आधी डाली है। फिर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अगर ऐसा कह रही है कि राहुल गांधी ने धक्का मारा है, तो संसद के सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिए। इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है, इस पर आपका क्या विचार है सर? देखिए, इन लोगों का एक पूरा इकोसिस्टम चलता है, और ये लोग, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, उस चाय वाले के प्रधानमंत्री बनने से इनके अहंकार को, इनके अहम को जो ठेस पहुंची है, ये उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे। क्योंकि 55-60 साल इन्होंने देश पर राज किया है। उस समय कोई सोशल मीडिया होती नहीं थी, लोगों को जैसे बहकाया जाता था वैसे बहक जाते थे। 12-13 बार इंदिरा जी ने संविधान बदला, 11 बार इन्होंने संविधान बदला, राजीव जी ने 6 बार, सोनिया गांधी ने संविधान बदला, और इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई। उसके अंदर तो सारी मीडिया, सारा प्रिंट मीडिया, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारा कुछ बंद कर दिया था और सब विरोधियों को उठा के जेल में डाला था। तब कहाँ थे ये? और बाबा साहब के नाम पे पूरा, जो आपने भी बोला, बाबा साहब के नाम पे इन्होंने एक इकोसिस्टम चलाया। उनकी 12 सेकंड की क्लिप उठाई अमित शाह जी की, वो दिखानी शुरू करी, लेकिन वो आगे क्या है वो नहीं दिखाया, और अगले 12 घंटे में एक्सपोज भी हो गए। क्योंकि जब वो पूरी क्लिपिंग दिखाई है तो उसमें बता रहे हैं हमारे माननीय गृह मंत्री जी कि भाई बाबा साहब को आप जितना परेशान, बाबा साहब को आपने किया, उनको कांग्रेस से हटाया, उनको चुनाव हराने का काम किया, वो सारा अमित शाह जी व्याख्या कर रहे हैं। वो 12 सेकंड का दिखा, लेकिन जैसे ही वो अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वो सारी क्लिपिंग दिखाई तो ये एक्सपोज हो गए। उसी वजह से धक्का मुक्की, और धक्का मुक्की में वो खुद मान रहे हैं। एक महिला के साथ बदसलूकी हुई, हमारे एक बुजुर्ग व्यक्ति के, MP के साथ, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, RML में, उनके साथ गड़बड़ हुई, वो बेचारे एडमिट, उनके सर पे चोट लगी है, लेकिन एक बार भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। और खड़गे साहब को तो यार है, उनको तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इनकी पार्टी में कोई पनौती है, या ये सारी पनौती है, कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो खड़गे साहब हो, ये बोलते कहाँ हैं, समझते कहाँ हैं और कहना क्या चाहते हैं, इनका कुछ मेल ही नहीं करता। आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले वो प्रियंका गांधी बोल रही थी संसद के अंदर, पहली बार वो संसद में पहुंची, पहली बार वो खड़ी हुई और बोल क्या रही है, हिमाचल सरकार में ऐसा हो रहा है, हिमाचल सरकार में वैसा हो रहा है। सरकार तुम्हारी है, उन्हें पता ही नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं ये लोग खुद ही बहुत कंफ्यूज हैं, और इनका पूरा इकोसिस्टम, जिस प्रधानमंत्री लोह पुरुष को गिराने में लगी है, वो व्यक्ति नीचे से आया है, उसने जमीन देखी है, उसने गरीबी देखी है। तो इतना आसान नहीं है एक जमीन से आए व्यक्ति को इतनी जल्दी हटा देना। अगले 40 साल तक भाजपा कहीं नहीं जाने वाली, हमारा नेतृत्व इतना सक्षम है इसमें। सर, मीडिया में एक रिपोर्ट चल रही है जहां वो कहा जा रहा है कि भाजपा बिना चेहरे के चुनाव में उतरेगी दिल्ली के, तो क्या, और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं ये क्लियर कर चुके हैं कि अगर दोबारा से आम आदमी पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल CM बन जाएंगे। क्या तकलीफ आ सकती है बिना चेहरे के? देखिए शर्मा जी, भाजपा एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। भाजपा कोई 1 स्टेट या 2 स्टेट की पार्टी नहीं है। भाजपा के करोड़ों में मेंबर हैं,
अभी हम महाराष्ट्र का, अभी इसका चुनाव लड़े महाराष्ट्र का, हमने कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करा। जी। हमने अभी हरियाणा का चुनाव लड़ा, सैनी साहब मुख्यमंत्री थे लेकिन हमने डिक्लेयर नहीं करा था उस चुनाव में भी। अभी राजस्थान के चुनाव के पीछे वहाँ पे तो सब लोग, उससे पहले वहाँ पे वसुंधरा जी रही, सबको लगता था कि वसुंधरा जी रिपीट होंगी, लेकिन एक आम कार्यकर्ता उठ के सीएम बन गया। तो भाजपा का ही रहता है, भाजपा का चेहरा कमल का फूल और मोदी जी, हम उनके ऊपर चुनाव लड़ते हैं। और ये भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, जो शीर्ष नेतृत्व को लगता होगा वो करेगी, जो उनके दिमाग में होगा वो करेगी। तो ये बड़ी, उनके पास तो केजरीवाल के अलावा कुछ है ही नहीं ना। आप समझिए, आज आतिशी मरलेना वो सीट छोड़ के बैठ रही है दूसरी सीट पे, भाई तो सीएम ही क्यों बनी थी? अगर तुझे सीट छोड़ के बैठना था तो तू सीट मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो पब्लिक पे? आप केजरीवाल की सीट आप पे छोड़ रखी है तो आप सीएम नहीं हो ना, फिर आप पपेट हो ना, या आप मानो ना पपेट हो। और ये आतिशी मरलेना किस परिवार से आती है? ये वो परिवार है जिसके माँ बाप ने जाके अफजल गुरु की फांसी का वो करा था, वहां पर जाकर रात को कहा, सारे जजों को उठाया कि इनके उसमें साइन है इनके परिवार के कि भाई इनको फांसी नहीं मिलनी चाहिए। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। कन्हैया कुमार वहां से खड़ा हुआ अभी उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के सामने, उसमें आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का दोनों घर जोड़ता तब। और कन्हैया कुमार कौन व्यक्ति है जिसने गाली दी जेएनयू के अंदर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये तो राष्ट्र विरोधी दल है, पूरा का पूरा इनका एक इकोसिस्टम है। और ये कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। इनको पता है कि इस बार इनकी जो एक जो आभा मंडल बनाया था टूट चुका है, भ्रम इनका टूट चुका है। जी। दिल्ली में भाजपा कितनी सीटें लाने वाली है? देखिए, ये कोई भविष्यवाणी करना कोई मेरे उसमें नहीं है, लेकिन हम भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं और 50+ सीटें हमारी आएंगी। जी, भाजपा की दिल्ली में 50+ सीटें आएंगी। और क्या मुद्दे रहेंगे अब चुनाव में आगे के लिए, या अगर जीतते हैं तो किन चीज़ों को प्रायोरिटी रखने वाली है भाजपा? देखिए, भाजपा के लिए इन मुद्दों की तो कोई बात ही नहीं है। बिजली, पानी, विकास, ये तो सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, दिख रहा है सबको। ऐसे ऐसी चीज़ें बन रही है, सब दिख रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ये एक्सपोज हुए हैं, दिल्ली में सरकार बदलनी चाहिए। दिल्ली के लोगों को, जनता को पता लग गया कि एक ऐसा व्यक्ति झूठा, मक्कार, बेईमान, ये लोग ऐसे हैं। शराब के, आप देखिए ना, शराब में इन्होंने कैसे कैसे पूरा का पूरा खेल रचा है। मतलब एक ऐसा, मतलब इतना बड़ा घोटाला है वो। अभी तो कोर्ट ने माना है कि 200 करोड़ का घोटाला हुआ है इसमें, लेकिन मुझे लगता है 2000 करोड़ का घोटाला होगा वो। क्योंकि शराब वाले मामले में तो दिल्ली की ऐसी चीज हो गई थी कि आम आदमी जो बेचारा 18 साल से ऊपर का है, वो भी शराब पी के मतलब सड़कों पर नजर आते थे लोग पिए हुए, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। क्या चला दिया था? अगर आप सच्चे थे तो आपने पॉलिसी वापस भी ली। तो कहीं ना कहीं इनकी हार निश्चित हो चुकी है, इसलिए इनके 20 टिकट काट दिए, 20-22 टिकट काट दिए हैं। सारी सीटें इन्होंने अदल बदल कर ली है और ये बहुत अंदर से मानसिक रूप से मान चुके हैं कि हम हार रहे हैं, इसीलिए इनकी ये हालत है। और मेरा कहना है, मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम भाजपा की सरकार दिल्ली में बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जोशी जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे धीरज जोशी जी को, जो कहे जा रहे हैं कि पड़पड़गंज से भाजपा की तरफ से उम्मीदवार के रूप में दिल्ली चुनाव में खड़े हो सकते हैं। आपका इस पूरी वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए और दिल्ली चुनाव को हम सिर्फ आज नहीं लेकिन आगे भी कवर करते रहेंगे, उसके लिए आप बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे थे वी युवा न्यूज़ में हूँ आपके साथ नमन शर्मा।